गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू हिंदी ग्रामर क्लास। और आज की क्लास में हम समास का पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। समास तो हमारा चल ही रहा है, आप तो जानते ही हैं। हम समास के भेदों के बारे में पढ़ रहे हैं और आज समास का आखिरी भेद हम पढ़ेंगे जिसका नाम है तत्पुरुष समास। इस समास को पढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि हम समास के कितने भेदों को पढ़ चुके हैं। देखिए, समास के कितने भेद होते हैं। समास के टोटल 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है और दूसरा नहीं होता है। कर्मधारय में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं। और तत्पुरुष समास में क्या होगा कि दूसरा पद प्रधान होगा। ठीक है। अव्ययीभाव समास में जो पहला पद होता है वो उपसर्ग होता है और दूसरा पद संज्ञा होती है। कर्मधारय में पहला असंख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा संज्ञा होती है। द्विगु समास में पहला संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा संज्ञा होती है। और द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास को हम पढ़ चुके हैं और आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं किसको, तत्पुरुष समास को। देखिए, तत्पुरुष समास की सबसे पहली जो ज़रूरी बात है वो क्या है, वो है कि तत्पुरुष समास में जो द्वितीय पद होता है, या द्वितीय पद को हम क्या बोलते हैं, उत्तर पद बोलते हैं या बोल सकते हैं दूसरा पद। तो तत्पुरुष समास में जो द्वितीय पद होता है या जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, मतलब दूसरा पद प्रधान होता है। तो दूसरा पद जो है वो प्रधान किस में होता है, कर्मधारय में भी होता है और द्विगु में भी होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि तत्पुरुष समास का ही पार्ट होता है कर्मधारय और दूसरा कौन सा, द्विगु। यानी कि कर्मधारय समास और द्विगु समास जो हैं वो तत्पुरुष समास के ही क्या हैं, पार्ट हैं। लेकिन जो हिंदी में हम पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण में हम पढ़ते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था कि हम इनको अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो तत्पुरुष समास में, कर्मधारय समास में और द्विगु समास में, तीनों ही समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप रहता है। लोप रहने का मतलब क्या होता है कि वो कारक विभक्ति जो होगी वो गायब हो जाएगी। कोई चीज़ अगर गायब हो जाती है तो उसको लोप होना कहते हैं। मतलब दो पद होंगे, एक पहला पद होगा, एक दूसरा पद होगा, दोनों के मध्य में कोई ना कोई क्या होगी, कारक विभक्ति होगी। कारक आप पढ़ चुके हैं ना पहले पिछली क्लास में। कारक आपको याद होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की के अधिकरण में, पेपर और संबोधन हे ओवरे, ये कारक होते हैं। और इनके साथ मैंने जो भी बोला वो कारक की विभक्तियाँ होती हैं, है ना। ने, को, से, के लिए, का की के, में, पेपर, हे ओवरे, ये विभक्तियाँ होती हैं। तो ये विभक्तियाँ क्या होती हैं, दोनों पदों के बीच में लगी होती हैं। और जब हम समास बनाते हैं, जब हम सामासिक पद बनाते हैं तो इन विभक्तियों का लोप हो जाता है, मतलब ये विभक्तियां हटा दी जाती हैं और दोनों पदों को साथ में एक साथ पास में लिख दिया जाता है, तो हमारा समास तैयार हो जाता है। ठीक है। तो पहली बात क्या है कि तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है और दूसरा, दोनों पदों के मध्य जो कारक की विभक्ति होती है वो लोप हो जाता है, उसका वो गायब हो जाती है। तीसरी बात, कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। इसे कारक तत्पुरुष समास भी कहते हैं। चूंकि कारक विभक्ति के आधार पर 6 भेद होते हैं इसलिए इसका नाम कारक तत्पुरुष समास भी है। इसे हम कारक तत्पुरुष समास भी कहते हैं। वैसे तो कारक कितने होते हैं, वैसे तो कारक होते हैं टोटल 8, लेकिन 2 कारकों को हम छोड़ देते हैं, तो इसलिए कारक विभक्ति के आधार पर कितने भेद माने जाते हैं, 6 भेद माने जाते हैं। इसलिए इसका नाम क्या होता है, कारक तत्पुरुष समास भी होता है। अब जो 2 कारक छोड़े जाते हैं वो कौन से छोड़े जाते हैं, देखो,
एक कर्ता कारक जो कि पहला कारक है उसको छोड़ देते हैं, और एक संबोधन कारक जो कि आखिरी कारक है उसको छोड़ देते हैं। तो कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर अन्य सभी 6 कारकों की विभक्तियां तत्पुरुष समास में प्रयुक्त होती हैं। जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो उन्हीं विभक्तियों को जिनका लोप हो गया होता है उनको फिर से शामिल कर लेते हैं, उनका फिर से प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी तत्पुरुष समास के बारे में जो आपको अब समझ में आ गई होंगी। पहली बात कि इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। दूसरी बात, दोनों पदों के मध्य में कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। तीसरी बात, कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। चौथी बात, इस वजह से इसे हम कारक तत्पुरुष समास भी कहते हैं। और पांचवी बात, कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर अन्य 6 कारकों की विभक्तियां इसमें प्रयुक्त होती हैं। इतना समझ में आ गया है, अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भेदों की। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के बच्चों 6 भेद होते हैं। अभी बताया ना, वैसे तो 8 होते हैं लेकिन हम कर्ता कारक को और संबोधन कारक को, कर्ता कारक को और संबोधन कारक को छोड़ देते हैं। इनको छोड़ने के बाद जो हमारे पास कारक बचते हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। कर्म कारक तत्पुरुष समास, पूरा नाम लिखा जाएगा कर्म कारक तत्पुरुष समास। करण कारक तत्पुरुष समास, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, अपादान कारक तत्पुरुष समास, संबंध कारक तत्पुरुष समास और अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। पहला, कर्म कारक तत्पुरुष समास, करण कारक तत्पुरुष समास, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, अपादान कारक तत्पुरुष समास, संबंध कारक तत्पुरुष समास और अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। इनके साथ इनकी विभक्तियां भी पता होनी चाहिए। तो कर्म कारक को यानी कि कर्म को, करण से या करण के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए या 2 चीज़ों की तुलना करने के लिए, संबंध का, की, के, और अधिकरण कारक में क्या होता है? में, पे, पर, ऊपर, नीचे, ये अधिकरण कारक में आते हैं। तो कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का, की, के और अधिकरण में, पे, पर, इतना तो आपको जवानी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे एक एक करके सभी भेदों की विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पहला कारक कौन सा आता है? कर्म कारक तत्पुरुष समास, जिसकी विभक्ति क्या होती है? को होती है। कर्म कारक का मतलब क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट की प्लेस पर इसका इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं और हिंदी में कर्म बोलते हैं। तो कर्म के साथ जो विभक्ति प्रयोग होती है वो को प्रयोग होती है। अब हमें इसके उदाहरण देखने हैं। जैसे शब्द है वनगमन, ये एक सामासिक शब्द है, समस्त पद है, और इस समस्त पद का अगर हम समास विग्रह करें तो समास विग्रह में जिस विभक्ति चिन्ह का इसमें लोप हुआ है वो विभक्ति चिन्ह वापस आ जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा विग्रह का? वन को गमन। हम शब्दों के अर्थ नहीं लिखते हैं, शब्द जिस तरह से दिए जाते हैं उसी तरीके से समास विग्रह किया जाता है। समास में ये बात बहुत ध्यान रखने की होती है। तो वन मतलब जंगल, गमन मतलब जाना, यानी कि जंगल को गया हुआ, वन को गमन। तो अब इसमें जो को है ये विभक्ति चिन्ह है जिसका लोप हो गया था, ये समास बन गया था। और अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो उसको हम ओपन करके बड़े फॉर्म में लिख देंगे तो ये हो जाएगा वन को गमन। तो जहाँ पर भी को विभक्ति चिन्ह आती है वहाँ आप समझिएगा कि कौन सा कारक है? कर्म कारक है। इसी तरह से अगला शब्द देखिए, नेत्र सुखद। नेत्र सुखद का समास विग्रह क्या होगा? नेत्रों को सुखद, यानी कि जो नेत्रों को सुख दे, नेत्रों को अच्छा लगे वो नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद। जेव कतरा, ठीक, तो इसका समास विग्रह होगा जेव को कतरने वाला। जेव कतरा किसको बोलेंगे? जो जेव को कतरेगा, जो जेव को काटेगा, तो जेव को कतरने वाला। ठीक है, कुछ और भी शब्द हैं, इनको भी देखिए। शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत और चौथे भाई का क्या नाम था? शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न का मतलब होता है शत्रु को
मारने वाला या बोल सकते हैं हराने वाला। ठीक है, तो इसमें भी को आ गया, शत्रु को मारने वाला या हराने वाला। मनोहर, मनोहर का मतलब क्या हुआ? मन को हरने वाला, जो मन को अच्छा लगे, मन को हर ले, वो मनोहर है ना। तो जो भगवान कृष्ण होते हैं उन्हें मनोहर बोला जाता है, क्योंकि वो इतने सुंदर हैं कि वो मन को हर लेते हैं। मुंह तोड़, मुंह तोड़ मतलब मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला, जो मुंह को तोड़ दे वो मुंह तोड़ हो गया। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, ये भी भगवान कृष्ण थे, माखन को चुराने वाला। वैसे तो ये बहुब्रीहि समास में आएगा, क्योंकि माखन चोर तो श्री कृष्ण को ही बोला जाता है, लेकिन जो भी माखन चुराए हम उसको माखन चोर बोल सकते हैं। लेकिन जब माखन चोर शब्द का प्रयोग किया जाता है अपने साधारण अर्थ में, ये कृष्ण के लिए ही होता है ना। ग्रामगत, ग्रामगत का मतलब क्या हुआ? ग्राम को गत मतलब गांव को गया हुआ। कुंभकार, कुंभकार मतलब कुंभ को बनाने वाला, घड़े को बनाने वाला, पर घड़ा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कुंभी, है ना। जनप्रिय मतलब जन को प्रिय, जनता को प्रिय जो हो वो जनप्रिय, जैसे जनप्रिय नेता होते हैं तो जनप्रिय, जनता को प्रिय। ठीक, तो ये हमारे जो उदाहरण थे, ये किसके उदाहरण थे? ये हमारे कर्म कारक तत्पुरुष समास के उदाहरण थे। अब आगे बात करते हैं अगले कारक की, और अगला कारक है करण कारक तत्पुरुष समास। करण कारक तत्पुरुष समास में कौन सी विभक्ति चिन्ह प्रयोग की जाती है? से या के द्वारा। अब से या के द्वारा का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी चीज़ से कोई काम करते हैं तो वो हमारा साधन हो गया, वो हमारा माध्यम हो गया, है ना। किसी के द्वारा अगर हमारा कोई काम बन रहा है, कोई चीज़ हो रही है, तो वहाँ पर के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगती है या से विभक्ति चिन्ह लगती है, यानी कि उसमें कारण इंक्लूड होता है कि किस कारण से हमने वो काम किया है ना। उसमें वजह क्या बन रही है, हम किस वजह से वो काम कर पा रहे हैं। देखिए कुछ शब्द हैं, शब्दों से अच्छे से समझ में आएगा। शब्द है जग हसाई, तो जग हसाई का समास विग्रह क्या होगा? जग के द्वारा हसाई, यानी कि हसाई के पीछे कारण क्या बन रहा है? जग बन रहा है, क्योंकि जग हंस रहा है, तो जग के द्वारा हसाई। रेल यात्रा, तो यात्रा का कारण क्या बन रहा है? रेल बन रही है, तो रेल से यात्रा, हमारा साधन क्या है? रेल है, रेल से यात्रा। तुलसी कृत, तो तुलसी है ना, तुलसीदास जी के लिए आया है, तो तुलसी के द्वारा कृत, कोई भी किताब है तुलसीदास जी ने लिखी है तो उसे बोलेंगे तुलसी कृत रामायण। रामायण को लिखने के पीछे कौन कारण बने? तुलसीदास जी कारण बने, तो तुलसी के द्वारा कृत। रत्न जड़ित, तो रत्नों से जड़ित, रत्नों से जड़ित, रत्नों से जड़ित। वाक युद्ध, वाक मतलब बोलना, वाक द्वारा युद्ध, युद्ध का कारण क्या है? बोलना, वाक द्वारा युद्ध, वाक युद्ध, है ना। तो इस तरीके के कुछ शब्द हैं जो हमारे करण कारक तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अगले कारक की ओर बढ़ते हैं बच्चों, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक तत्पुरुष समास की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? के लिए। यहाँ पर के लिए का हम प्रयोग करेंगे जब हम इन शब्दों का समास विग्रह करेंगे। जैसे विद्यालय, तो इसका समास विग्रह होगा विद्या के लिए, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, तो ये हो गया विद्यालय। रसोई घर, तो इसका विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर हो गया जहाँ पर रसोई होती है। न्यायालय का मतलब क्या हो गया? न्याय के लिए आलय, वो जो आलय बना हुआ है वो किसके लिए बना है? न्याय के लिए बना है, तो न्याय के लिए आलय। डाक गाड़ी, वो डाक गाड़ी क्या हुई? डाक के लिए गाड़ी, गाड़ी किसके लिए आई है? डाक के लिए आई है, तो डाक के लिए गाड़ी। रेल भाड़ा, तो रेल के लिए भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, रेल भाड़ा, है ना। हाथ कड़ी, हाथ कड़ी या हथकड़ी भी बोल सकते हैं, तो हाथ के लिए कड़ी, कड़ी किसके लिए है? हाथ के लिए, हाथ के लिए कड़ी। ठीक, तो इसमें सब में विभक्ति चिन्ह क्या आया है? के लिए आया है। समास विग्रह करेंगे तो विभक्ति चिन्ह आ जाएगा,
सामासिक पद बनाएंगे तो विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए बच्चों अगले कारक की बात करते हैं, अपादान कारक तत्पुरुष समास। अपादान कारक तत्पुरुष समास और करण कारक तत्पुरुष समास में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। माना कि दोनों में विभक्ति चिन्ह से है, करण के साथ भी से था और अपादान के साथ भी से है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल अलग अलग है, दोनों की जो परिस्थितियां हैं वो अलग अलग हैं। करण में हम माध्यम देखते हैं और अपादान में हम देखते हैं दो चीज़ें अलग हो रही हैं, या दो चीज़ों के बीच में तुलना हो रही है, वो दूर दूर जा रही हैं, सेपरेट हो रही हैं, तो वहाँ पर से शब्द प्रयोग होता है। जैसे देश निकाला, तो देश से निकाला, देश से निकाला। अब यहाँ पर निकलने का कारण तो देश नहीं बन रहा है, बल्कि हम देश से निकल रहे हैं, यानी कि हम देश से सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। धर्म विमुख, तो धर्म से विमुख, धर्म से विमुख, धर्म से अलग हो रहे हैं। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से हम अलग हो रहे हैं। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, मार्ग से हम अलग हो रहे हैं। एक ही बात है, हालांकि ये दोनों शब्द। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यानी कि हमको ऋण से मुक्ति मिल रही है, हम ऋण से छूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, है ना। काम चोर, काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला, यानी कि जो काम से दूर जा रहा है उसको काम चोर बोलेंगे। तो यहाँ जो से शब्द है, जो से हमारा विभक्ति चिन्ह है, वो तुलना करने के लिए या अलग होने के लिए इस्तेमाल होता है, और करण कारक में जो से विभक्ति चिन्ह है वो साधन या माध्यम के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। अच्छा, अब अगला कारक कौन सा है बच्चों? संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्तियां कौन कौन सी होती हैं? का, की, के, यानी कि हम दो शब्दों के बीच के संबंधों को आपस में बताते हैं, तो वो किससे बताएंगे? वो बताएंगे हम का, की, के से। जैसे राज्यादेश, तो संबंध क्या है राज्य और आदेश का? कि राजा का आदेश है। राजा के लिए आदेश भी तो हो सकता है ना, लेकिन संबंध यहाँ पर राजा का आदेश है। मंत्री परिषद में संबंध क्या है? कि जो परिषद है वो मंत्रियों की है, तो मंत्रियों की परिषद, यानी कि सभा, मंत्रियों की सभा, बैठक। राजमाता, राजमाता कौन हुई? राजा की माता, जो राजा की माता होंगी वो राजमाता हो जाएंगी। जलधारा का संबंध क्या हुआ? कि जो धारा है वो जल की है, तो जल की धारा। शांति दूत, तो जो दूत है वो शांति का है, तो शांति का दूत। कन्यादान, जो दान दिया जा रहा है वो कन्या का दिया जा रहा है, तो कन्या का दान। पशु बलि, बलि जो दी जा रही है वो पशु की दी जा रही है, तो पशु की बलि। तो ये संबंध कारक में का, की, के विभक्ति चिन्हों को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब तत्पुरुष समास के भेदों में आखिरी भेद है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्तियां कौन सी हैं? में, पे, पर या ऊपर। ठीक, इस तरीके के विभक्ति चिन्हों का इसमें हम प्रयोग करते हैं। जैसे घुड़सवार, तो विग्रह क्या होगा? घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। काव्य निपुण, विग्रह क्या होगा? काव्य में निपुण, काव्य में निपुण, ये इसका विग्रह हो जाएगा। धर्मरत, धर्म में रत, रत का मतलब लगा हुआ, लीन, धर्म में रत। कार्यरत, कार्य में रत, कार्य में लगा हुआ, कार्य में रत। कार्यकुशल, अपने कार्य में कुशल, कार्य में कुशल। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। और जलमग्न, जल में मग्न, मतलब जल में डूबा हुआ। इस तरह से आपने देखा कि हमने सभी तत्पुरुष के जितने भी कारक थे उन सभी को समझ लिया है और उन सभी के उदाहरण भी समझ लिए हैं। आई होप आपको तत्पुरुष समास अब काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। वैसे तो तत्पुरुष समास और भी होता है, इसके और भी भेद होते हैं, लेकिन वो जब आप बड़े हो जाएंगे और बड़ी क्लासेस में आ जाएंगे तब हम आपको पढ़ाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना तत्पुरुष समास समझना आपके लिए काफ़ी है।
अब आपको आज जो बताया गया है आप उसे अपनी नोटबुक में तत्पुरुष समास की परिभाषा, भेद और उनके उदाहरणों को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और इस चैप्टर को समापन की ओर ले जा रहे हैं, तो एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।